आपने जिम में बहुत लोगों को ये एक्सरसाइज करते हुए देखा होगा, स्पेशली अपने वार्म अप्स के टाइम पर अपना मेन वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले। लेकिन गाइस, एक्सरसाइज करने का ये तरीका एकदम गलत है। ना मैंने बोला एक्सरसाइज करने का तरीका गलत है, एक्सरसाइज गलत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस मूवमेंट को बोला जाता है शोल्डर एक्सटर्नल रोटेशन। जो भी लोग ये सोचते थे कि ये हमारे एल्बो जॉइंट की मूवमेंट है, तो ये ऐसा नहीं है। ये मूवमेंट हमारे शोल्डर जॉइंट पर होती है, जो हमारे एक्सटर्नल रोटेटर मसल्स को टारगेट करती है। जब भी आप एक्सटर्नल रोटेशन परफॉर्म करते हो, चाहे ऐसे या फिर ऐसे, इन तीनों ही मूवमेंट्स को एक्सटर्नल रोटेशन बोला जाता है, जिसमें हमारे चारों एक्सटर्नल रोटेटर मसल्स टारगेट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इस पोजीशन में एक्सटर्नल रोटेशन परफॉर्म करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप इसी मूवमेंट में एक डंबल ऐड कर देते हो तो वहीं पर ये मूवमेंट खराब हो जाती है। नाउ कैसे? तो अगर आप इस मूवमेंट को ध्यान से देखोगे, अगर हम इसे स्टार्टिंग से ब्रेक डाउन करें दो कंपोनेंट्स में, तो फर्स्ट कंपोनेंट आता है हमारा एल्बो फ्लेक्शन, जहां पर आप अपने एल्बोस को बेंड करते हो, जिसकी वजह से टेंशन जनरेट होती है हमारे बाइसेप्स मसल पर। और सेकंड कंपोनेंट आता है हमारा शोल्डर एक्सटर्नल रोटेशन, जिसकी वजह से टेंशन जनरेट होती है हमारे एक्सटर्नल रोटेटर्स पर। अभी इन दोनों ही मसल्स पर टेंशन एकदम बराबर है, एकदम इक्वल है, बिकॉज आपने दोनों ही कंपोनेंट्स में से किसी में भी वेट ऐड नहीं किया है। लेकिन जैसे ही हम इस एक्सरसाइज में एक डंबल ऐड कर देते हैं जो आपके वेट का काम करेगा, तो वहीं पर ये एक्सरसाइज गलत हो जाती है। वही बात आ जाती है जो मैंने पहले बोली थी कि एक्सरसाइज करने का तरीका गलत है, एक्सरसाइज गलत नहीं है। दोबारा से हम इस एक्सरसाइज को एक बार दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, लेकिन इस बार एक डंबल के साथ। फर्स्ट कंपोनेंट आया हमारा एल्बो फ्लेक्शन, जो हमारा बाइसेप्स मसल करवाता है। और इस बार हमने इसमें वेट ऐड कर दिया है, क्योंकि बाइसेप्स आपके फोरआर्म को ऊपर की तरफ लेकर आता है, लेकिन डंबल आपके फोरआर्म को नीचे की तरफ लेकर जाएगा, बिकॉज ग्रेविटी भी उसी डायरेक्शन में एक्ट करेगी। फर्स्ट कंपोनेंट में इस बार वेट ऐड हो गया है। नाउ सेकंड कंपोनेंट आता है हमारा शोल्डर एक्सटर्नल रोटेशन, और यही है हमारा मेन कल्प्रिट गाइस, जिसमें आपका फोरआर्म बाहर की तरफ मूव करता है। जब आपका फोरआर्म बाहर की तरफ मूव करता है, तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन हुई शोल्डर इंटरनल रोटेशन, जिसमें आपका फोरआर्म अंदर की तरफ मूव करेगा। लेकिन क्या ये डंबल जो आपने हाथ में पकड़ा हुआ है, ये आपके शोल्डर को अपने आप इंटरनल रोटेशन में लेकर जाता है, जैसे फर्स्ट कंपोनेंट में हमारे फोरआर्म को नीचे लेकर जा रहा था? तो नहीं। यही है इस एक्सरसाइज की मेन मिस्टेक, कि आपके बाइसेप्स पर तो लोड आता है, लेकिन आपके एक्सटर्नल रोटेटर्स जो मेजरली इस एक्सरसाइज में टारगेट होने चाहिए, उन पर कोई भी लोड नहीं आता है। बिकॉज जैसे मैंने बताया था कि शोल्डर एक्सटर्नल रोटेशन के अगेंस्ट हमें इंटरनल रोटेशन चाहिए, अगर हमें एक्सटर्नल रोटेटर मसल्स पर टेंशन जनरेट करनी है तो। और यही हमारा मेन गोल होता है इस एक्सरसाइज में, हमारे एक्सटर्नल रोटेटर्स को ट्रेन करना, जो हमारे मेजरली इस एक्सरसाइज में हिट होने चाहिए। लेकिन इसमें सारा लोड आपके बाइसेप्स पर आता है। प्राइमरली ये एक बाइसेप्स की एक्सरसाइज बन जाती है, ना कि हमारे एक्सटर्नल रोटेटर्स की। एंड गाइस, एक्सटर्नल रोटेटर्स को ट्रेन करना, उनकी स्ट्रेंथनिंग करना बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, बिकॉज यही मसल्स आपके ह्यूमरल हेड को आपके ग्लिनोइड फोसा में होल्ड कर रखते हैं एक स्टेबल पोजीशन में, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है आपके शोल्डर जॉइंट की हेल्थ के लिए। बिकॉज शोल्डर जॉइंट हमारा एक बहुत ही ज्यादा मोबाइल और काइंड ऑफ अनस्टेबल जॉइंट है। शोल्डर जॉइंट की स्टेबिलिटी के लिए इन चारों एक्सटर्नल रोटेटर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ अब बात करते हैं सोल्यूशन की। बहुत ही सिंपल है गाइस, आपको डंबल से स्विच करना है अपने रेजिस्टेंस बैंड, और सेकंड ऑप्शन है आपके पास केबल एक्सटर्नल रोटेशंस पर। इन दोनों में से जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो कर सकते हो। नाउ हम डंबल से भी एक्सटर्नल रोटेटर्स को हिट कर सकते हैं, लेकिन हम पहले बात करते हैं रेजिस्टेंस बैंड और केबल मशीन्स की। नाउ इन दोनों ही मूवमेंट्स में रेजिस्टेंस बैंड और केबल आपके शोल्डर को इंटरनल रोटेशन में लेकर जाता है पैसिवली, जिसकी वजह से सारा टेंशन जनरेट होता है आपके शोल्डर एक्सटर्नल रोटेटर्स पर, जो हमारा मेन गोल रहता है इस एक्सरसाइज का। जितनी ज्यादा आपके शोल्डर एक्सटर्नल रोटेटर्स पर टेंशन जनरेट होगी, उतनी ज्यादा आप उसकी स्ट्रेंथनिंग अचीव कर पाओगे, जो मेन गोल हमारा हिट हो जाता है इस एक्सरसाइज का, शोल्डर एक्सटर्नल रोटेटर्स को टारगेट करने का। नाउ अगर आपके पास या आपके जिम में रेजिस्टेंस बैंड या फिर केबल मशीन नहीं है, तो आप डंबल से भी इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन आपको अपनी बॉडी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। एक स्टैंडिंग पोजीशन से आपको साइड लाइन पोजीशन में आना पड़ेगा, और फिर आप शोल्डर एक्सटर्नल रोटेशन परफॉर्म करोगे। इसमें जैसा कि आप देख सकते हो कि ग्रेविटी मेरे फोरआर्म को नीचे की तरफ पुल करती है, मेरे बेली की तरफ, जिसकी वजह से मेरा शोल्डर अब इंटरनल रोटेशन में जाता है। और स्टैंडिंग पोजीशन में भी हमारा इंटरनल रोटेशन ऐसा ही होता है, हमारा फोरआर्म हमारी बेली की तरफ आता है, और इस इंटरनल रोटेशन को अपोज करने के लिए सारा टेंशन जनरेट
होता है आपके एक्सटर्नल रोटेटर्स पर। सो इसके अगेंस्ट आपके एक्सटर्नल रोटेटर्स को काम करना पड़ेगा ताकि वो आपके फोरआर्म को नीचे से ऊपर की तरफ लेकर आएगा। सो इसमें हम ग्रेविटी और डंबल का वेट दोनों ही अपोज कर रहे हैं, दोनों के ही अगेंस्ट हम काम कर रहे हैं और सारा लोड, सारा काम कर कौन रहा है? हमारे एक्सटर्नल रोटेटर मसल्स। तो इवेंचुअली हमारे एक्सटर्नल रोटेटर्स पर सारा लोड आता है, उन्हीं की स्ट्रेंथनिंग इस एक्सरसाइज में होती है। सो बॉडी पोजीशन चेंज करने से इस तरह से आप सारा लोड एक्सटर्नल रोटेटर्स पर ला सकते हो डंबल्स के साथ। बाय द वे डंबल्स के साथ आप इस तरह से भी शोल्डर एक्सटर्नल रोटेटर्स को ट्रेन कर सकते हो। लेकिन इस पोजीशन का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इस मूवमेंट में रेजिस्टेंस थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन एकदम सेम नहीं रहता है, प्लस ये आपके शोल्डर जॉइंट पर भी बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं फील होता है। आपके बॉटम पोजीशन से लेकर आपके ऑलमोस्ट हाफ रेंज ऑफ मोशन तक रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा रहता है, लेकिन जैसे ही आप उस पोजीशन से पीछे जाओगे तो आपका रेजिस्टेंस एकदम कम हो जाता है और इसकी वजह से आपके शोल्डर एक्सटर्नल रोटेटर्स पर मैक्सिमम टेंशन जनरेट नहीं हो पाती है। लेकिन इसे भी आप स्विच कर सकते हो रेजिस्टेंस बैंड और केबल मशीन्स के साथ, बिकॉज ये दोनों ही थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन सेम रेजिस्टेंस डालते हैं हमारे एक्सटर्नल रोटेटर्स पर, जिसकी वजह से मैक्सिमम टेंशन हमारा एक्सटर्नल रोटेटर्स पर ही आता है। सो गाइस दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। आई होप आपको ये कंसेप्ट थोड़ा समझ में आया होगा। मैंने जितना हो सके उतना सिंप्लीफाइड वे में समझाने की कोशिश करी है। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो या फिर मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। सो गाइस मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।